उसके बाद हमारे पास आता है क्लेजियन। तो क्लेजियन क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी अपर आईलिड होती है ना, मोस्टली अपर आईलिड, ठीक है, अपर आईलिड के ऊपर क्या होता है, एक छोटी सी स्वेलिंग बन जाती है, ठीक है। और वो स्वेलिंग ऐसी होती है कि आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल भी पेन नहीं होती। और पेशेंट को जो है ना बस इतना वो थोड़ा सा होता है ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, लेकिन बड़ा हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लेकिन उसको कोई पेन नहीं होती, छोटी सी स्वेलिंग होती है अपर आईलिड पे, ठीक है, और वो पेनलेस होती है, ठीक है। लेकिन इसका ये नाम होता है कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करती जाती है। पहले तो पेशेंट देखता है अच्छा छोटी सी है, पेन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी जब होती है ना फिर उसको जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ क्रोनिक स्टेराइल इन्फ्लेमेटरी लिम्फोग्रैनुलोमा ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड, ठीक है। मेबोमियन ग्लैंड एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसा ग्लैंड होता है जो टार्सल प्लेट के अंदर होता है, ठीक है। ये हमने पीछे उसकी लेयर्स पढ़ी थी, टार्सल प्लेट के अंदर मेबोमियन ग्लैंड होता है, ठीक है। मेबोमियन ग्लैंड जब वहाँ पे उसके अंदर कोई चीज़ फंस जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पर आ जाते हैं हमारे सारे बॉडी के सेल्स आके वहाँ पे, क्योंकि मेबोमियन ग्लैंड जो होते हैं ना इनके ना लिपिड की सिक्रीशंस होती हैं, ऑयली सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पे कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो ऑयली सिक्रीशन वहाँ पे जमा होती जाएगी। आप सोचें वहाँ पे ऑयल ऑयल हो गया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब बाहर जाने का रास्ता ही बंद हो गया, ठीक है, जहाँ से डक्ट ने ओपन होना था वो डक्ट ही बंद हो गई है, तो क्या होगा अंदर ऑयल जब जमा हो जाएगा ना तो हमारी बॉडी के सारे सेल्स वहाँ पे जमा हो जाएंगे आके, ठीक है, और वहाँ पे बना देंगे क्या, एक लाइपोग्रैनुलोमा, लाइपो मतलब लिपिड सा ग्रैनुलोमा बना देंगे, क्योंकि वहाँ पे सेल्स भी हमारे आए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है इन्फ्लामेटरी, ठीक है, इन्फ्लामेटरी होता है, स्टेराइल होता है, मतलब ऐसा कि वहाँ पे हमारे पास जो है ना कोई बैक्टीरिया नहीं आते, ठीक है, वो जस्ट वहाँ पे ऑयल है, ठीक है, और वो जमा हुआ है, लाइपोग्रैनुलोमा बना हुआ है, और वहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हुई होती है, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं होता, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं आता, ठीक है। और ये स्टेराइल होता है, इस वजह से हम इसको स्टेराइल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं है। और क्रोनिक है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, ये नहीं है कि एकदम से उधर ब्लॉकेज हुई साथ ही सारा कुछ हो गया, नहीं, क्रोनिक होता है, ठीक है, क्रोनिक होता है। तो क्लेजियन इज ए क्रोनिक स्टेराइल इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रैनुलोमा ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड, ठीक है। इसकी कॉज क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास मेबोमियन ग्लैंड होता है ना उसकी बेचारी जो डक्ट होती है ना, ठीक है, ऑरिफिस, वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, मतलब वो किसी भी वजह से हो सकती है, अननोन कॉजेज़ भी होते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ड्यू टू अननोन कॉजेज़ मोस्टली, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे सेबेशियस सिक्रीशन जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं ग्लैंड की, ठीक है। तो ये इसका कॉज होता है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं इसके, तो वो बताए हुए हैं कि डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है, ठीक है, डायबिटीज़ आजकल तो बहुत से लोगों को डायबिटीज़ होती है, तो डायबिटीज़ वाले लोगों को ब्लेफराइटिस आगे हम पढ़ेंगे एक टर्म, ठीक है, उसकी वजह से, और सेबोरिया की वजह से, ठीक है, ये हमारे पास प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से क्लेजियन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद पैथोजेनेसिस क्या होती है, हमें बताया कि क्या होता है कि जो ग्लैंड का ओरिफिस होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वहाँ पे लिपिड सिक्रीशन जमा हो जाती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि जब वहाँ पे ऑयल जमा हो जाता है, लिपिड सिक्रीशन जमा हो जाती है, तो सारे आ जाते हैं एपिथेलॉइड सेल्स, जायंट सेल्स वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पे प्लाज्मा सेल्स, क्योंकि क्रोनिक है ना तो हमारे पास प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स भी आए होंगे, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी होंगे, और ऑब्वियसली जब ये सब कुछ जमा हो जाएगा वहाँ पे तो क्या होगा, हमारी आई स्वेल कर जाएंगी, ठीक है, सब कुछ जमा हुआ है, इतना कुछ अंदर जमा हो गया तो आईज हमारी स्वेल कर जाएंगी, हमें बाहर स्वेलिंग नज़र आएगी अपर आईलिड पे, जो हम शुरू से बात कर रहे थे कि क्लेजियन एक्चुअली द स्वेलिंग ऑफ, ठीक है, स्वेलिंग बन जाती है आईलिड के ऊपर, जो आपको नीचे नज़र भी आ रही है फिगर 5.2 में, अपर आईलिड क्लेजियन बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बताया हुआ है कि क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं कि ज़्यादातर ये अपर आईलिड में कॉमन होता है, और मैंने आपको बताया कि इसको जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि पेनलेस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्वेलिंग इन द आईलिड होती है, ठीक है, पेनलेस होती है, ये बात याद रखनी है। दूसरी है कि ग्रेजुअली इंक्रीज कर दी होती है, और जब हम उसको पैल्पेट करते हैं बाहर से तो हमने देख लिया ना, अच्छा सबसे कॉमन अपर आईलिड में है, ठीक है, पेनलेस है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रही है। अब हम उसको पैल्पेट करना है, पैल्पेट करेंगे तो हमें फील होगा छोटा सा नोड्यूल बना हुआ है, ठीक है, बाहर से हमने पैल्पेट किया तो हमें स्मॉल सा नोड्यूल नज़र आया, फील हुआ, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि उसको आईलिड को ऊपर उठा के देखा, अंदर से देखा, तो अंदर से हमें उसका जो कॉन्जक्टाइवा होगा ना पिंक वाला, वो रेड रेड नज़र आएगा, ठीक है, और हमें रेड या पर्पल कलर का नज़र आएगा अंदर से, ठीक है। और ऑब्वियसली पेशेंट ये भी कंप्लेन कर सकता है कि मुझे ब्लड विजन हो रही है, ठीक है। जब वो क्लेजियन इतना मोटा सा नोड्यूल बना हुआ है, वो बेचारा जो है जब उसकी कॉर्निया के ऊपर प्रेस होगा, ठीक है, उस पेशेंट के,
ठीक है। तो वो कॉर्निया के ऊपर जो है ना एस्टिग्मेटिज्म एक फ़ीचर होता है, उसके अंदर क्या होता है कि वो कॉर्निया के ऊपर मतलब उसकी डिफरेंट एंगल्स हो जाते हैं ना, तो इस तरह की ब्लडिंग विजन स्टार्ट हो जाती है। इतना बड़ा नोड्यूल अगर पेशेंट का बना हो तो ऑब्वियसली ब्लडिंग होगी, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बाहर से देखना होता है, उसको पैल्पेट करके देखना होता है, उसके ऊपर उसके अपर उसकी आईलिड को घुमा के देखना होता है अंदर से, अंदर क्या हुआ है, ठीक है। और पेशेंट ये भी कंप्लेन कर सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे ब्लड विजन होती है, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म हो सकती है उसको। उसके बाद इसका फेट क्या होता है जी, ये क्लेजियन जो है ना, ये क्या हो सकता है, होता तो ये पेनलेस है, इतना मसला नहीं क्रिएट करता, लेकिन बाद में इसका कोर्स क्या हो सकता है, या तो ये खुद ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, स्पॉन्टेनियस कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाती है, या वो लिक्विफाई हो जाता है, और हमारे पास बन जाता है सिस्ट, क्लेजियन सिस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो ये फाइब्रोज हो जाता है। अगर तो ये फाइब्रोज हो जाए, इसके अंदर फाइबर्स जमा हो जाए, तो ये हार्ड नोड्यूल बन जाता है, ठीक है, बहुत ही सख्त किस्म का। उसके बाद ये कैल्सीफाई भी हो सकता है, और कैल्सीफाई होकर भी ये हार्ड नोड्यूल, सख्त किस्म का नोड्यूल बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके अंदर मैंने बताया वैसे तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, स्टेराइल है, लेकिन ये होता है कि बाद में कोई बैक्टीरिया यहाँ पे रुक कर लेना इस जगह का, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तो इसको जो है ना इन्फेक्ट कर देंगे बैक्टीरिया, और सपोरेट वहाँ पे पस जमा हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये बर्स्ट भी कर सकता है, इतना बड़ा होकर फट जाएगा ना, ठीक है, तो हमारे पास जो है बर्स्ट कर जाएगा, कंजक्टिवा के अंदर सारा उसका मटेरियल चले जाएगा, और इस तरह से, ठीक है। तो ये इसके फेट हैं कि या तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, तंग नहीं करेगा, ठीक है, बहुत मासूम होगा, या वहाँ पे कैल्सिफिकेशन कर देगा, या कैल्सीफाई लिक्विफाई होगा, तो वहाँ पे हार्ड नोड्यूल बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये इन्फेक्ट हो जाए, ठीक है, या सपोरेट भी हो सकता है, और इसके अलावा बर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके सारे हैं। उसके बाद हमारे पास फाइब्रोज और कैल्सीफाई हो गया, हार्ड नोड्यूल बनता है, लिक्विफाई हो गया, ये सिस्ट बनता है, ठीक है, ये याद रखना है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं, आप खुद सोचें, इतना बड़ा नोड्यूल बना हुआ किसी की आईलिड पे, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, उसकी जो आईलिड है ना वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है, मैकेनिकल टोसिस हो जाएगी, इसको कहते हैं मैकेनिकल टोसिस हो जाएगी, आईलिड नीचे झुक गई है, ठीक है। और हमारे पास दूसरा हमने पढ़ा भी है कि ब्लड विजन होती है एस्टिग्मेटिज्म की वजह से, ठीक है। ये इसके दो कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इंपॉर्टेंट है। फेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना है। और आपके पास प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में आपने डायबिटीज़ को नहीं भूलना कि डायबिटीज़ वाले लोगों के अंदर कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद डीडीज़ इसके हैं, इसके जो डीडीज़ है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब खुद सोचें कि आपको कोई स्वेलिंग नज़र आ रही है आईलिड के ऊपर, तो आप ना मुंह आंखें बंद करके कहते हो नहीं ये तो क्लेजियन है, आपको किसी और चीज़ का पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपने ये भी सोचना है कि ये कोई ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड एडिनोमा हो सकता है, सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है, सार्कोइड ग्रैनुलोमा हो सकता है, ठीक है, डर्मल ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, मतलब स्किन के अंदर टीबी जो है ना वो बैक्टीरिया आके यहाँ पे जमा हो जाए, ठीक है। या हमारे पास जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा बन सकता है, मतलब इसमें मोस्टली आपके कैंसर्स हैं, या फंगल इन्फेक्शन है, या बैक्टीरियल टीबी का, ठीक है। ये आपको डीडीज़ आने चाहिए। फिर आपका आ जाता है ट्रीटमेंट, आपने इसको कैसे ट्रीट करना है। इसके तीन हमारे पास मेथड्स होते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, एक मेडिकल होता है, और एक सर्जिकल होता है। कंजर्वेटिव ये होता है कि घर बैठे पेशेंट को डॉक्टर कहता है ऐसे ऐसे करो, और पेशेंट उसको फॉलोअप करता है, ठीक है। ये उसका जो है ना कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है ना एक्सप्रेशन कंप्रेशन, ठीक है, उसको जो है ना दबाना होता है ऊपर से, जो हार्ड नोड्यूल बना होता है ना उस नोड्यूल को प्रेस करना होता है, कंप्रेस करना होता है, वार्म कंप्रेसेस देने होते हैं, ठीक है, गर्म कपड़ा लेके ना उसके ऊपर, ताकि वो जो अंदर लिपिड्स है ना वो लिक्विफाई हो जाए, वो जो लिपिड्स जमा हुए हैं अंदर ऑयली सिक्रीशंस, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देना होता है, स्टेरॉइड्स देने होते हैं, ठीक है। डॉक्टर को कहता है कि टॉपिकल स्टेरॉइड्स लगा लो, ये तुमने लगाने हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स दे देने हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के डॉक्टर यहाँ पे इंजेक्शंस लगाएगा पेशेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगता है, उसका नाम है एमसिनोलोन, ठीक है, एसीटोनाइड, ये लगाता है डॉक्टर, ठीक है, 0.1 to 0.2 ml वाला, ठीक है। अगर पेशेंट कहता है मैंने सर्जरी नहीं करवानी, ऑल्टरनेटिव टू सर्जरी हमारे पास ये इंजेक्शन होता है, डायरेक्ट उसका जो टीका है ना उसकी उधर लगा दो, वो जो बना हुआ है इसका हार्ड सा नोड्यूल, ठीक है, ये क्लेजियन। और कैसे करना होता है, वो जो कंजक्टिवा मतलब आईलिड को ऐसे घुमा के ना उठा के अंदर कंजक्टिवा होगी उसके अंदर लगाना होता है। उसके बाद ये सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी देते हैं अगर साथ कोई और कंडीशन हो, लाइक एक्नी हो पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ना आपका जोगी पे अच्छा लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है ना ट्रीटमेंट है जोगी का, कि इंसिजन एंड कटरेज करनी होती है सबसे पहले। इसमें हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले पेशेंट का जो है ना कंजक्टिवा और लिड उसको एनेस्थीसिया देना होता है, ठीक है, प्रोकेन के साथ उसको एनेस्थीसिया दे के, ताकि पेशेंट को पेन ना हो जब हम सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करना होता है, लिड को ना इवर्ट करना होता है,
ठीक है। रिवर्ट मतलब उसको घुमा के निकालना होता है ऐसे करके, ठीक है। और जो क्लेजियन क्लैम्प है ना उससे उधर वहाँ पे फिक्स कर देना होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि यहाँ पे बना हुआ है सारा कुछ, ठीक है। ये आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है कि क्लेजियन क्लैम्प के साथ हमने उसको फिक्स किया हुआ उस जगह को, ठीक है। फिर क्या करना होता है हमने कि वहाँ पे एक वर्टिकल इंसियन देनी होती है। ये आपका MCQ है कि आपने कौन सी इंसियन देनी होती है, वर्टिकल इंसियन। वर्टिकल इंसियन दे के ना आपने ब्लेड के साथ आपने क्या करना होता है, उसके अंदर जितना भी मटीरियल है ना सेमी फ्लूइड कॉन्टेंट्स उसको बाहर निकाल लेना होता है, ठीक है। और आपने फिर जो ये आपको साथ नज़र आना ना क्लेजियन स्कूप, ठीक है, इसके साथ उस सारी कैविटीज़ वगैरह को सफाई करनी है अंदर से, ठीक है, सारे मटेरियल को, ठीक है। तो कैविटी इज़ कॉटराइज्ड विद कार्बोलिक एसिड टू अवॉइड रिकरेंस, ठीक है। फिर अंदर जो है कार्बोलिक एसिड डाल देना होता है ताकि वो दोबारा ना बन जाए, ठीक है। अगर ब्लीडिंग जो है वो खुद ही रुक जाती है और हमें कोई भी ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है कि जिसमें हमने क्लैम्प और स्कूप यूज़ करना होता है। उसको इवर्ट करके सिंपली हमने उसको फिक्स किया, उसके अंदर से सर्जिकल ड्रेनेज कर दी, सारा उसका मटीरियल बाहर आ गया, स्कूप के साथ हमने बाहर निकाल दिया। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल यही है कि कंजर्वेटिव में हमने वार्म कंप्रेसेस दे देने होते हैं और हमने जो है ना वो स्टेरॉइड्स और जो है ना हमने वो दे देना हमारे पास इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। मेडिकल में आपने इंजेक्शन देना होता है डॉक्टर ने, ठीक है, और सिस्टेमिक जो है ना एंटीबायोटिक्स देने होते हैं। इंजेक्शन का नाम आपने याद रखना है, ठीक है, उसकी जो डोज़ है वो भी आपने याद रखनी है। सर्जिकल प्रोसीजर में आपने जो है ना ये याद रखना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स स्टेरॉइड्स ड्रॉप्स होते हैं ना वो पेशेंट को देने होते हैं सर्जरी के बाद कि 1 हफ़्ते तक तुमने जो है ना इसको 3 से 4 दफ़ा डेली जो है ना लेना है, ठीक है। टॉपिकल एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लेजियन था जिसमें सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, ठीक है। उसके बाद हमने इसके जो है वो देखे कि ये क्यों होता है, क्यों बनता है, ठीक है, इसके पैथोजेनेसिस क्या है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ठीक है, इसने क्या बाद में इसका फेट क्या हो जाता है। उसके बाद हमने इसके कॉम्प्लिकेशंस देखी, ठीक है, ट्रीटमेंट देखा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो था ना क्या था आपके इसकी डेफिनेशन, कॉम्प्लिकेशंस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ठीक है। क्लेजियन का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम करते हैं हॉर्डोलियम।